नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। जलवायु परिवर्तन के कारण न तो मौसम की सीमाएं स्थिर हैं और न ही जंगल। प्राकृतिक हवा सांता एना, जिसका आज हम उल्लेख कर रहे हैं, कैलिफोर्निया के जंगल को, इस जंगल की आग के लिए और संवेदनशील बना देती है। ये हवाएं जंगलों को पार करके वनस्पतियों को शुष्क बना देती हैं और इसकी भयावहता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको शैतान की सांस भी कहा जाता है। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। वास्तव में जो सेंटा एना की हवा है और साथ साथ जलवायु परिवर्तन, इसकी वजह से दावानल की घटनाएं किस प्रकार बढ़ रही हैं, जंगल की आग किस प्रकार बढ़ रही है, इस पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। क्योंकि हाल ही में कैलिफोर्निया का जो दक्षिणी तटीय शहर है जिसका नाम है मालिबू, वहां पर फ्रैंकलिन फायर नाम की आग लगी, जिससे कि 9 दिसंबर को इसकी भयावहता सामने आती है, जिसमें कि 4,000 एकड़ से अधिक का क्षेत्र प्रभावित होता है, 22,000 लोग प्रभावित होते हैं। अब ऐसे में कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इसका सटीक कारण तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो सांता एना की जो हवाएं हैं उसको जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन की भी भूमिका की तरफ इशारा किया गया। ऐसे में 2000 से लेकर अब तक जो बड़ी दावानल की घटनाएं हुई हैं उसमें ज्यादा इजाफा देखने को इधर भी जो मिल रहा है, इसकी तरफ भी विशेषज्ञ चिंता व्यक्त करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सांता एना हवाएं और मालिबू की आग के संदर्भ में। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात कर ले तो हमने खबर की बात कर ली, क्योंकि 9 दिसंबर को यह घटना घटित होती है। जो फ्रैंकलिन फायर है उससे प्रभावित होता है कैलिफोर्निया का दक्षिणी तटीय शहर। इसकी वजह से यह खबर चर्चा में बना हुआ है। जो जंगल की आग है, दावानल जो है, उससे कैसे कैलिफोर्निया का एरिया प्रभावित है या विश्व के अन्य जगहों पर, भारत में भी इसका प्रभाव उत्तराखंड में देखा गया, विश्व के अनेक जगहों पर इसका प्रभाव देखा गया, तो इसके पृष्ठभूमि को भी थोड़ा सा हम देखेंगे। फिर सांता एना पवन क्या होती है, वो कैसे इस घटना में इजाफा कर रही है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अन्य कारण क्या है उस पर भी एक नजर डालेंगे। आगे की राह क्या हो सकती है, आपसे इसकी उम्मीद हम रखेंगे। कुछ आपके भी सजेशंस हम लेंगे। साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर छोड़ेंगे। अभ्यास प्रश्न अंत में होगा, उसका जवाब तो आप देंगे ही। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और 3 दोनों ही खंड से इसको जोड़ के आप देख सकते हैं, भूगोल खंड से भी जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, अब आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी है। तो इसके लिए अब आप अगर विस्तार से कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा सबसे पहले पता नोट कर लें कि C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा है, और इस नंबर पर आप विस्तार से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यूपीएससी जीएस फाउंडेशन की बात बता दें कि प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 2 जनवरी 2025 से। हिंदी मीडियम शाम 6 बजे और इंग्लिश मीडियम 5:30 बजे। वहीं लखनऊ में अगर बैच की बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच 23 दिसंबर से सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। दृष्टि आईएएस नोएडा में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में एडमिशन प्रारंभ है, तो इसको भी आप सूचना को ग्रहण करें। और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए चर्चा में क्यों है, ये तो भूमिका के अंतर्गत ही आपको बताया जा चुका है कि 9 दिसंबर की यह घटना है जिसकी वजह से ये चर्चा हो रही है। इसकी भयावहता का अंदाजा आप लगाएं कि देखिए 4,000 एकड़ बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इतना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ और 22,000 लोग से ज्यादा प्रभावित हुए। कहां पर है देखिए, इस मैप को आप देख लीजिए। कैलिफोर्निया ये राज्य है अमेरिका का, और दक्षिणी शहर इसका तटीय शहर। तटीय शहर का मतलब कि ये पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर के किनारे इसकी स्थिति है। अब यहीं पर फ्रैंकलिन जो आग है वो लगी, इसकी भयावहता यहां दिखाई गई है। बेसिकली इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं वो जिम्मेदार मान रहे हैं वो सांता एना हवाओं को और जलवायु परिवर्तन को। तो एक एक करके इन दोनों पक्षों को हम देखते हैं। इससे पहले कि हम सांता एना हवा पर आए, जलवायु परिवर्तन के रोल पे आए, सबसे पहले बात करते हैं एक नजर पृष्ठभूमि पर। तो देखिए 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद अगर आप देखेंगे तो इस अमेरिका में अगर आप देखें तो 10 बड़ी, कैलिफोर्निया में आप देखें तो 10 सबसे बड़ी जो दावानल की घटनाएं कैलिफोर्निया के क्षेत्र में ही हुई। ऐसे में ये क्षेत्र क्यों ऐसी बड़ी जंगल की आग के लिए जिम्मेदार होता है, इस पर भी हम विचार करेंगे। 2018 में अगर आप देखें तो मेंडोकिनो कॉम्प्लेक्स फायर जो था अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी दावानल की घटना थी, अर्थात जंगल की आग की घटना थी। 1970 के बाद अगर आप देखें तो ये तो अमेरिका का ये पश्चिमी भाग, जहां पर दावानल की आवृत्ति में जो वृद्धि है वो 400% ज्यादा है। क्यों है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर विचार करेंगे। देखिए अमूमन जो दावानल है अर्थात जो जंगल की आग है उसके यहाँ पर 2 मौसम है। वो कौन से मौसम है, तो एक है जून से सितंबर का मौसम, इस मौसम में होता है, और दूसरा मौसम है अक्टूबर से अप्रैल का मौसम।
जो जून से सितंबर है वो गर्म और शुष्क मौसम होता है। यहाँ पर अंतर्देशीय और ऊंचाई वाले जो जंगल होते हैं वहां पर ये घटित होती है घटना जंगल की आग की। वहीं अगर दूसरी बात करें अक्टूबर से अप्रैल में, तो इस समय जो घटना होती है जंगल की आग की, उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है जो सांता आना की जो हवाएं हैं, पवने हैं, उनको जिम्मेदार माना जाता है। ये बेसिकली शहरी क्षेत्रों के पास की जो जंगल है वहां पर ये प्रभावित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को प्रभावित जो घटना कर रही है, उस घटना को इजाफा करने में जो रोल है वो है सांता आना पवनों का। अब देखिए विशेषता की अगर बात करें तो ये आग जो होती है इस घटना की तीव्रता को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दे रही है। साथ ही साथ पिछले 2 दशकों में आप देखें 80% आर्थिक नुकसान के लिए भी ये हवा जिम्मेदार है। तो ऐसे में सांता आना हवा क्या है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो सांता आना पवन है, बेसिकली इसका जो नेचर है वो कैसा है, तो ये शुष्क हवा होती है, अर्थात इसमें नमी नहीं होती है। दूसरी बात ये स्थानीय पवन है और गर्म पवन है। अब देखिए ये जो दक्षिणी कैलिफोर्निया है, आप ये दक्षिणी कैलिफोर्निया का क्षेत्र ये है, इसमें कैलिफोर्निया ये है और दक्षिणी कैलिफोर्निया ये जिस क्षेत्र में, ये आपको रेड कलर के एरो से डिनोट किया गया है। इस इलाके में दक्षिणी कैलिफोर्निया के इलाके से ये तटीय क्षेत्रों की ओर अर्थात पैसिफिक ओशियन की दिशा में ये हवा बहती है और ये लगातार अक्टूबर से मार्च के बीच में बहती है जैसा कि आपको शुरू में बताया गया। लेकिन दिसंबर में इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, वहां पर शुष्कता चूंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये अपने इसी गुण के कारण वनस्पतियों को भी शुष्क करती है। अब देखिए दिसंबर में सबसे ज्यादा तीव्रता तो होती है। कैसे यह हवा बहती है, तो देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ग्रेट बेसिन है, ये ग्रेट बेसिन का क्षेत्र है। यहां पर बेसिकली आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में रॉकी पर्वत है और यहां पर आप देखेंगे तो एक अन्य पर्वत जिसका नाम है सियरा नेवादा, इसके बीच में ग्रेट बेसिन की स्थिति है। अब ऐसी दशा में आप देखेंगे कि यहां पर इस मौसम में जब ठंड का मौसम होगा तो स्थलीय तापमान जो है वो काफी कम हो जाता है और स्थल के संपर्क में आने वाली जो हवा होगी वो भी ठंडी हो जाएगी। और ठंडे होने की प्रवृत्ति ये होती है कि ठंडी हवा जो होती है वो नीचे की तरफ उसकी क्वालिटी होती है क्योंकि वो भारी होती है, नीचे बैठेगी, और गर्म हवा आप जानते हैं कि वो ऊपर उठेगी। और जब कहीं भी ठंडी हवा नीचे बैठेगी और गर्म हवा ऊपर उठेगी, तो जहां से हवा ऊपर उठती है वहां पर क्या बनेगा, वहां पर लो प्रेशर जोन बनेगा, अर्थात निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। और जहां पर हवा नीचे बैठती है अर्थात ठंडी हवा जहां पर होगी वहां पर जो है वो हाई प्रेशर का जोन बनेगा। तो यहां पर स्थलीय तापमान जो होता है जब कम होगा, हवा ठंडी होगी, तो यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। और जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है उस दिशा से हवा की प्रवृत्ति होती है निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलने की। निम्न वायुदाब क्षेत्र इस दिशा में क्यों बनेगा यहां पर, क्योंकि तटीय क्षेत्र जो है पैसिफिक ओशियन के संपर्क में होने के कारण स्थलीय क्षेत्र की तुलना में जो समुद्री क्षेत्र है उसके आसपास का जो एरिया होगा वहां का तापमान कम होता है। तो जहां पर तापमान कम होगा वहां पर हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी, तो वहां लो प्रेशर जोन होगा। और यहां पर चूंकि टेम्परेचर कम होता है, ठंडी हवा का यहां पर सांद्रण ज्यादा होता है, तो यहां पर जो हम कह सकते हैं डेंसिटी होगी ज्यादा होगी, तो वायु दाब ज्यादा होगा, तो इधर से हवा इधर की तरफ बहने लगती है। और बीच में चूंकि पर्वतों का अवरोध है, यहाँ भी रॉकी पर्वत का अवरोध है, तो यहाँ पर जो विशेषकर जो दक्षिणी क्षेत्र है इस क्षेत्र को ये प्रभावित करती है हवा। बीच में यहाँ पर पड़ता है आपका डेजर्ट का एरिया, रेगिस्तान का एरिया। तो ये हवा जब रेगिस्तान से होते हुए आती है तो रेगिस्तान में आने के बाद थोड़ी इसमें गर्मी ये धारण करती है, साथ साथ वहां पर धूल और बालू भी धारण करती है, तो एक तरह से प्रदूषित हवा में भी ये कन्वर्ट होती है। तो ये इसको मोटा मोटी आप समझ लीजिए। अब देखिए जब ग्रेट बेसिन की स्थिति आपको बताई गई कि रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच का ये एरिया है और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और कैलिफोर्निया के तट पर लो प्रेशर होता है। कैलिफोर्निया का ये तट है, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो इन क्षेत्रों के बीच ये हवा बहने लगती है। यही सांता आना का जो हवा है यही इस क्षेत्र में प्रभाव डालती है। कैसे डालती है उसको देखते हैं। तो देखिए ये हवाएं बेसिन के अंतर्देशीय रेगिस्तान से होते हुए साउथ कैलिफोर्निया के पूर्व उत्तर से पहाड़ों के ऊपर से होते हुए प्रशांत महासागर की ओर बढ़ती है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। प्रशांत महासागर की ओर इधर से होते हुए ऐसे बह रही है। ये हो गया। अब गर्म और शुष्क हवा, चूंकि इसका नेचर कैसा होता है, यह हवा जब नीचे आएगी तो गर्म होगी और शुष्कता इसमें बहुत ज्यादा होती है, नमी बिल्कुल नहीं होती है। इसकी वजह से इसके संपर्क में जो भी वनस्पतियां आएंगी उसको भी ये काफी शुष्क बना देती है, सुखा देती है। तो ऐसे दशा में जब वनस्पतियां सूख जाएंगी तो सूखने की वजह से वो आग के लिए एक परफेक्ट ईंधन का काम करेंगी। और सूखी हुई जहां पर वनस्पतियों का ढेर होगा, सूखी लकड़ी ज्यादा होगी, तो ऐसी दशा में एक चिंगारी भी बड़े आग के रूप में वहां पर तब्दील हो सकती है और दावानल में तब्दील हो सकती है। इसीलिए इसको कहा जाता है जो सांता आना जो हवाएं हैं, नमी की कमी के कारण ही इनका ये गुण इनको बाकी वनस्पतियों को सुखाने के लिए जिम्मेदार बनाता है और इस वजह से ये एक ऐसा ईंधन तैयार करती हैं, एक ऐसी सूखी वनस्पतियों का ढेर तैयार करती हैं जो कि जंगल की आग के लिए
एक कारक के रूप में देखा जाता है। तो आग को फैलाने और भड़काने में ये हवाएं मदद करती हैं। ऐसी दशा में प्रदूषण भी फैला रही हैं, वायु प्रदूषण भी बढ़ाती हैं। इसीलिए इनके इन क्वालिटी के कारण ही इन हवाओं को, इनका जो खतरनाक और विनाशकारी प्रभाव है उसके कारण डेविल्स ब्रीथ, इसका मतलब शैतान की सांस भी कहा जाता है। तो ये इस हवा की क्वालिटी है। ये आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि क्यों यहां पर इन हवाओं ने इस चीज को और इजाफा किया है कि जंगल की आग ज्यादा फैल रही है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। वो कैसे, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जो कैलिफोर्निया में आग की घटनाएं हैं उसका कहीं ना कहीं संबंध जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से भी है। कैलिफोर्निया में देखिए, जो आग का मौसम है, हाल के मौसम में ये देखा गया, रिपोर्ट्स के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई कि वो पहले जो आग का मौसम था उसकी जो अवधि थी वो सीमित थी, लेकिन हाल के मौसम में उसकी अवधि जो है वो बढ़ी है। इसका मतलब मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर पहले आग की अवधि किसी खास एक महीने में ज्यादा हो रही है, अब उसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी अवधि बढ़ के 1 महीने से 2 महीने, 2.5 महीने हो गई। तो यहाँ पर एक तो मौसम का जो हाल है वो, उसकी लंबाई बढ़ी है। मतलब जिस चीज का खतरा पहले 15 दिन था वो हो सकता है 45 दिन तक बना रहे। साथ ही साथ 2021 के अध्ययन में वर्ष का उच्चतम बिंदु अगस्त से जुलाई में शिफ्ट हो गया है। मतलब जो घटना अगस्त में अगर होनी है तो वो पहले ही मौसम गर्म हो गया, तो जुलाई में ही उसकी संभावना हो गई। तो हम कह सकते हैं मौसम पहले भी शिफ्ट हुआ। साथ ही साथ आग की तीव्रता में भी वृद्धि हुई। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, जिसमें यह कहा गया कि 20 वर्षों में जो कैलिफोर्निया में 10 सबसे बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसमें से 5 घटनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ एक वर्ष में 2020 में ही हुई हैं। इसका मतलब जो घटनाएं 20 वर्षों में 10 का माइलेज है, वो एक ही वर्ष में 5 घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है, क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। अब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यह भी है, इसकी वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। उसके लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारक हैं। तमाम वीडियोस में चर्चा हो चुकी है, चाहे वो शहरीकरण हो, हमारे द्वारा वनों का कटाव हो, या हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण हो, जिसमें तमाम गैसें हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। अब इससे वसंत और गर्मियों का मौसम भी गर्म हो गया और वो मौसम की अवधि भी बढ़ गई। जो गर्मी का मौसम पहले कम समय तक रहता था, उसकी अवधि भी अब बढ़ने लगी। लगातार लगातार जो प्रदूषक हैं, जो ऐसी गैसें हैं, CO2 जैसी गैसें हैं, उनके सांद्रण को वायुमंडल में बढ़ाने की वजह से अब देखिए, जो सूखा और वनस्पति है उस पर भी दबाव लगातार बढ़ने लगा, सूखा भी पड़ने लगा। इस तरह से वनस्पतियों के ऊपर भी प्रेशर होगा। अगर वनस्पतियों की तादाद कम होगी तो कम वनस्पतियों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ेगी, तो उन पर प्रेशर होने की वजह से उन वनस्पतियों पर भी खतरा आएगा। तो इसके कारण शुष्क मौसम लंबे होने लगे, तीव्र हो गए, जिससे कि वनस्पतियों पर नमी का दबाव बढ़ा और इसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि जंगल के आग के लिए जो सिचुएशन है वो उनके लिए आदर्श होती चलेगी। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशन है, ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये और बढ़ेगी है। जिस रफ्तार से हम इस टाइप की जो गैसें हैं उनका सांद्रण वायुमंडल में बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी दशा में ये स्थिति और खराब होगी और जो दावानल की घटनाएं हैं उसमें और इजाफा ही होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान में जलवायु नीतियों के तहत शताब्दी के अंत तक जो वैश्विक तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि उसमें हो सकती है। जबकि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जब हुआ तो उसमें यह कहा गया कि जो औद्योगिक क्रांति के टाइम जो स्तर था उससे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वृद्धि नहीं होने देंगे। तो अगर UN की ये रिपोर्ट जो है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, ये कह रही है कि शताब्दी के अंत तक 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो ऐसी दशा में तो जो इस प्रकार की दावानल की घटनाएं हैं, आप अंदाजा लगाइए कि उसमें कितना इजाफा हो सकता है। तो ये इस प्रकार कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। साथ ही साथ मानव हस्तक्षेप जो हर ऐसी घटना के पीछे होता है, क्योंकि हमने खुद कई आग की घटनाएं अपने हस्तक्षेप के कारण हमने उसमें इजाफा किया। जैसे मानव कुछ ऐसी गतिविधियां करे, जैसे मान लीजिए बिजली का तार ही है किसी ऐसी जंगल की एक क्षेत्र से गुजर रहा है जहां पर पहले से ही एक सूखी हुई लकड़ियों का ढेर है, वहां जंगल की आग पनप सकती है। तो मानवीय हस्तक्षेप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। शहरीकरण के कारण मानव बस्तियां जो वन क्षेत्र हैं वहां तक पहुंच गई हैं, जिससे कि वनों का अतिक्रमण हुआ और शहरी वन भूमि इंटरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब वनों के आसपास या वनों के बीच में जो शहरीकरण अगर प्रवेश करेगा, तो इसका मतलब कि लोगों की जनसंख्या उसमें प्रवेश करेगी, तो वहां का जो जनजीवन है उसमें खतरा होगा। और जो सूखी लकड़ियों का ढेर है वो जब इकट्ठा होगा और जंगल की आग लगेगी तो लोगों की भी क्षति ज्यादा होगी। तो शहरीकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। और प्लस एक घटना और जिम्मेदार है कि आग को हमने सप्रेस किया है, आग को जबरदस्ती दबाने का भी काम किया गया है।
इससे क्या होता है कि लगातार अगर कृत्रिम तरीके से आग का दमन किया जाएगा तो वनों में अत्यधिक सूखी सामग्री जमा होगी, और जब अत्यधिक सूखी सामग्री का ढेर होगा तो ऐसी दशा में हम एक बड़ी घटना को न्योता दे रहे हैं। अब ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? तो देखिए, एक टर्म आता है कूल वार्मिंग। कूल वार्मिंग एक अच्छी तकनीक हो सकती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में वहां के एक आदिवासी समुदाय में ये हजारों वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है। कूल वार्मिंग का मतलब होता है कि नियंत्रित तरीके से आग लगाना। विशेषज्ञों की उपस्थिति में अगर नियंत्रित तरीके से आग लगाई जाए तो जो ईंधन का ढेर है वो बड़ी मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाएगा। ऐसी दशा में दावानल मतलब जंगल की जो बड़ी आग होती है, जो भयावह होती है, जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र में खतरा उत्पन्न होता है, वन्य जीवों के संरक्षण में संकट उत्पन्न होता है, कार्बन उत्सर्जन बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, उससे हम बच सकते हैं। तो ऐसी दशा में जो कूल वार्मिंग है वो किया जा सकता है, मतलब नियंत्रित आग लगा के ऐसे ईंधन को इकट्ठा होने से रोका जाना चाहिए। इस दिशा में अंकुश लगाया जा सकता है। ये एक अच्छी तकनीक हो सकती है जिसको कि हाल ही में अमेरिका द्वारा वहां के वन प्रबंधन के द्वारा इस तकनीक को अब अपनाया भी जा रहा है। तो ये तकनीकी कूल वार्मिंग की हो सकती है। इससे पहले कि अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें, आपके लिए बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से संभव 2025 आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसकी सहायता लेकर अपनी परीक्षा की राह को आप आसान कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जिसमें 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न होंगे, विगत वर्ष के प्रश्नों के पीवाईक्यू के गहन विश्लेषण के आधार पर तैयार होंगे, 2 दैनिक मेंस के अभ्यास प्रश्न होंगे, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग होगी, सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज होगी और सभी उम्मीदवारों के लिए ये एक्सेसिबल होंगे। तो संभव 2025 के साथ आप भी अपनी सफलता की राह को आसान कर सकते हैं। इसका लाभ उठाते हुए अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की है। इसकी जिम्मेदारी आप पर हम छोड़ते हैं कि फ्रैंकलिन फायर किस राज्य के तटीय शहर में लगी थी। विकल्प आपके सामने हैं, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास या फ्लोरिडा। तो उम्मीद नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।